Now let's discuss about function. A function f from set A to B associate each element of set A to a unique element of set B. इसका मतलब दो सेट है A और B. A सेट का एवरी एलिमेंट B सेट के यूनिक एलिमेंट के साथ वो एसोसिएट रहेगा. ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है. तो आइए इसको आसान तरीके से समझते हैं. इसको हम मिरर थ्योरी से हम समझते हैं. सपोज मुझे इस चीज़ को मुझे मिरर साबित करना है. कैसे साबित करना है? अगर एक बच्चा है, उसका फेस अगर इस चीज़ में दिख गया तो ये मिरर कहलाएगा. अगर इसका फेस इस चीज़ में नहीं दिखा तो हम उसको मिरर नहीं बोलेंगे. ठीक उसी तरह सपोज ए और बी दोनों सेट है. ए सेट का जो भी एलिमेंट है, अगर इसका इमेज बी सेट में नहीं होगा तो हम इसको फंक्शन नहीं बोलेंगे. अगर ए सेट में जो भी एलिमेंट होगा उसका अगर इमेज यहाँ पे दिख गया तो ये हो जाएगा हमारा फंक्शन. और एक बात ध्यान में रखिए, अगर दो आदमी हैं तो दो आदमी का शक्ल एक ही तरह हो सकता है, लेकिन एक आदमी का शक्ल दो आदमी के साथ नहीं मैच कर सकता. ये बात ध्यान से देखिए. और एक बार मैं बोलता हूँ, दो आदमी का शक्ल एक आदमी की तरह मैच कर सकता है अगर वो ट्विन्स है. अगर एक आदमी का शक्ल दो आदमी के साथ कभी मैच नहीं करेगा. ठीक उसी तरह अगर ए सेट है और बी सेट है, इस ए सेट में जो भी एलिमेंट होगा, सपोज ये दोनों एलिमेंट है, सपोज ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, इन दोनों का एक इमेज हो सकता है, लेकिन ए सेट में जो एक एलिमेंट है इसका दो इमेज नहीं हो सकता. मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, आप लोग बताएंगे मुझे कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है. सपोज ये ए सेट है और ये बी सेट है. अब बताइए ये फंक्शन है कि नहीं? ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ए यूनिक इमेज ऑन सेट बी. 1 का इमेज है यहाँ पे ए, 2 का इमेज है बी और 3 का इमेज है सी. लेकिन ए सेट का एलिमेंट एक जो रह गया 4, उसका कोई भी इमेज यहाँ पे नहीं है. ए सेट का हर एलिमेंट का इमेज होना जरूरी है. यहाँ पे देखिए 1 का है, 2 का है, 3 का है, लेकिन 4 का इमेज नहीं है, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है. और एक एग्जांपल लेता हूँ. ये फंक्शन होगा कि नहीं? देखिए 1 का इमेज है ए, 2 का भी इमेज है बी और सी, और 3 का इमेज है सी. तो यहाँ पे देखिए 1 का, 2 का, 3 का सबका इमेज है, लेकिन ये जो एलिमेंट 2 है, 2 का कितना इमेज हो गया? बी भी है और सी भी है, दो इमेज बन गया. तो ये फंक्शन होगा क्या? नहीं होगा. क्यों? और एक एग्जांपल लेता हूँ. अब बताइए ये फंक्शन है कि नहीं? हमारा कंडीशन क्या है? सेट ए का हर कोई एलिमेंट का इमेज होना जरूरी है. देखिए 1 का इमेज क्या है? ए है. बी 2 का इमेज क्या है? ए है. 3 का इमेज बी है. तो 1 2 3 ये जो 3 नंबर हैं, इन सारों का इमेज है यहाँ पे, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया. और 2 ए यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी बोल रहा है, तो 1 का भी ए है, 2 का भी ए है. लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था दोनों एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है, लेकिन एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं हो सकता. ये फंक्शन होगा कि नहीं? यस, ये डेफिनेटली ये फंक्शन होगा, क्योंकि एवरी एलिमेंट हैज ए यूनिक इमेज. तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो सेट ए है, ए में कौन कौन सा एलिमेंट है? 1 2 और 3 है. तो इसको हम बोलेंगे डोमेन.
सेट ए में जो भी एलिमेंट रहेगा उसको हम बोलेंगे डोमेन, और सेट बी में ए बी सी है तो इसको हम बोलेंगे कोडोमेन। और सेट ए का जो भी इमेजेस है उसको हम बोलेंगे ऑल द इमेजेस ऑफ सेट ए इज कॉल्ड रेंज। इसका मतलब यहाँ पे रेंज क्या क्या होगा, कौन कौन सा वाला इमेज है। 1 का इमेज क्या है, ए है। 2 का इमेज क्या है, ये भी ए है। और 3 का इमेज क्या है, बी है। तो यहाँ पे देखिए कोडोमेन में क्या क्या रह गया, ए बी सी। डोमेन में तो 1 2 3 ही है, और रेंज में क्या है, ए बी है। हमेशा ध्यान दीजिए ये जो रेंज होगा ये कोडोमेन का सबसेट होगा। तो चलो बच्चों एक एग्जाम्पल लेके इसको क्लैरिफाई करते हैं डोमेन रेंज क्या क्या है। सपोज ए सेट का एलिमेंट है -2 -1 0 1 2, और बी सेट का एलिमेंट है 0 1 2 3 4 5 और 6 है। सपोज यहाँ पे एक फंक्शन गिवन है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए डोमेन क्या होगा, सेट ए में जो भी एलिमेंट है वो डोमेन हो जाएगा। सो यहाँ पे डोमेन क्या होगा, सेट ए। कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, सेट बी में जो भी एलिमेंट है, दैट इज 0 1 2 3 4 5 6। आई बात समझ में। तो अब हमें रेंज निकालना जरूरी है। रेंज क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करना है। ए सेट का पहला एलिमेंट क्या है, -2 है। सो एफ ऑफ -2, रेंज का मतलब क्या है, ऑल द सेट ऑफ ऑल द इमेजेस। -2 का इमेज क्या होगा, यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर को सेटिस्फाई कर रहा है, तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो गया 4। ओके। सो इसी तरह ये जो -1 का इमेज क्या होगा, -1 का स्क्वायर क्या है, 1 है। 0 का स्क्वायर क्या है, वो 0 है। 1 का स्क्वायर ये भी 1 है। 2 का स्क्वायर क्या है, 4 है। तो यहाँ पे रेंज हमें मिल गया 4 1 और 0। अगर हम इसको ठीक से लिखेंगे तो 0 1 और 4 ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। सबसे पहले है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या है बच्चों, सपोज एक फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू k, वेयर k इज ए रियल नंबर। अगर k इज रियल नंबर है तो इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट फंक्शन। तो इसका ग्राफ क्या होगा, ये हमेशा x एक्सिस से पैरेलल ही रहेगा। ये जो वैल्यू है ये है कांस्टेंट वैल्यू k रहेगा। ओके। तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका ये तो k कौन सा है, यहाँ पे देखिए k बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब है k एक रियल नंबर है, तो इसका डोमेन भी क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। और रेंज क्या होगा, रेंज ये क्या होगा, ये इसका वैल्यू कोई भी चेंज नहीं होगा, हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, तो k ही होगा। इसका वैल्यू क्या होगा, k होगा इसका रेंज। आइडेंटिटी फंक्शन, द फंक्शन दैट एसोसिएट ईच रियल नंबर टू इटसेल्फ इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन, और इसको डिनोट किया जाता है i से, आइडेंटिटी फंक्शन। सो i सच दैट r इज ए फंक्शन टू r, एंड ये डिफाइन हो सकता है कैसे, सपोज एक फंक्शन ix है और वो x, ये हमेशा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब f ऑफ x इक्वल टू x, ये हमेशा सेम ही रहेगा। तो इसका ग्राफ कैसे होगा, ये ओरिजिन देके पास करेगा, ठीक है। ये होगा हमारा f ऑफ x इक्वल टू x। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन क्या है, ये रियल नंबर है, और रेंज भी इसका क्या होगा,
अगर डोमेन रियल नंबर है तो रेंज भी रियल नंबर है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ये हमेशा सेम ही रहेगा। मॉडुलस फंक्शन क्या है? सपोज एक फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसे, एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स मॉडुलस, ये क्या होगा, ये x होगा कब, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये x रहेगा, और माइनस एक्स होगा अगर x लेस देन 0, क्योंकि x का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, तो इसीलिए अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो प्लस x होगा, अगर लेस देन 0 x होगा तो माइनस x होगा। अब देखते हैं इसका ग्राफ कैसे होता है। ये ऐसे भी शेप में रहता है, ये यहाँ पे प्लस x है और यहाँ पे माइनस x। ओके, तो इसका डोमेन क्या होगा, एनी रियल नंबर, और रेंज देखिए, मॉडुलस ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव दैट इज ग्रेटर देन 0। सो ये क्या होगा, r प्लस, इसका मतलब क्या है, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा 0 से लेके इन्फानाइट तक। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, इसको फ्लोर फंक्शन भी बोला जाता है, अगर, और इसका सिंबल है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये दोनों साइड स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा। ओके, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का मतलब ये है द इंटीजर व्हिच इज लेस देन और इक्वल टू x। क्या बोला मैंने, द इंटीजर व्हिच इज लेस देन और इक्वल टू x, x से लेस देन होगा और इक्वल होगा, लेकिन यहाँ से ज़्यादा नहीं होगा, और इसको बोलते हैं स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। देखिए ये क्या होता है, ये हमेशा नंबर लाइन के में अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। सपोज मैंने निकाला है 2.75 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है। 2.75 यहाँ पे देखिए, अगर 1 2 2.75 2 और 3 के बीच में रहेगा, सपोज यहाँ पे है सपोज, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, लेस देन और इक्वल टू है, ये x से ज़्यादा नहीं होगा, यह हमेशा पीछे आता है, ये होगा 2। ये आपका सिंपल तरीका है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को निकालने के लिए, ये होगा क्या 2। 2.9 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, सिर्फ 2 ही होगा, अगर 3 हो गया तो नहीं होगा, 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, ये 3 ही होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं एक नेगेटिव नंबर सपोज 0.74 उसका मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 0.74 का मतलब ये कौन कौन से नंबर के बीच में रहेगा, 0 और 1 के बीच में रहेगा। 0.74 सपोज यहाँ पे है, तो ये भी क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, ये हमेशा बैक आता है। ओके, आपको ये समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये आपको सिंपल तरीके से समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने के लिए ये एरो मार्क का यूज कर रहा हूँ नंबर लाइन में। तो ये क्या होगा, ये 0 होगा, ये हमेशा लोअर वैल्यू को अचीव करता है। ठीक है, नेगेटिव नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, सपोज मैंने निकाला है 7.45 माइनस 7.45 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है। यहाँ पे देखिए ये जो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेगा, कैसे रिप्रेजेंट करेगा, -7.45 कहाँ कहाँ के बीच में होगा, -7 और -8 के बीच में, यहाँ पे 0, ये -1 -2 ये लेफ्ट साइड आएगा, तो ये -7.45 कहाँ है, यहाँ पे है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको सिंपल तरीके से समझाने के लिए मैं बोला था, एरो मार्क कहाँ जाता है, पीछे जाता है, लेस देन और इक्वल टू ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, -8। तो सिंपल है, अगर पॉजिटिव है तो वही नंबर रहेगा 0.9 तक, अगर नेगेटिव नंबर है तो वहाँ पे 1 ऐड कर दीजिएगा। आइए देखते हैं इसका ग्राफ क्या होता है। ये ऐसे कि ये जो होल है ये है नल का सिंबल है, अगर मैं यहाँ पे 1 और 2 रखूँ तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 है, 1.1 का भी 1 है, 1.2 का भी 1 है, 1.9 तक 1 रहता है, लेकिन 1 अगर
2 हो गया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 होता है, तो इसीलिए ये 2 में नहीं होता है, इसलिए ये नल का सिंबल है। तो ऐसे होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। और इसका डोमेन क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर एनी रियल नंबर हो सकता है। रेंज क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का? ये एनी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, तो इसका रेंज है z। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जस्ट ऑपोजिट है। तो इसे उसको हम क्या बोल रहे थे? फ्लोर फंक्शन बोल रहे थे। इसको हम क्या बोल रहे हैं? रूफ फंक्शन भी बोलते हैं। तो ये क्या होगा? वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो रहा था? लेस देन और इक्वल टू x हो रहा था। तो इसीलिए स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू x है। वहाँ पे नंबर लाइन में अगर हम ड्रॉ कर रहे थे तो एरो मार्क कहाँ पे आ रहा था? पीछे आ रहा था, लेकिन स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में वो आगे एक नंबर जाएगा। ये आपको मैंने समझाने के लिए जस्ट बोला है, ठीक है। तो अब देखते हैं स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 4.7। ऐसे हम निकाल लें, इसका सिंबल ऐसे होता है। तो 4.7 क्या कौन कौन नंबर के बीच में रहता है? 4 और 5 के बीच में रहता है। 4.7 यहाँ है, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? ये 5 हो जाएगा। एक नेगेटिव नंबर लेके दिखते हैं, -7.2। ये कौन से नंबर के बीच में रहेगा? -7 और -8 के बीच में रहेगा। सपोज यहाँ पे है, तो ये क्या होगा? -7। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का एरो मार्क कहाँ जाता है? आगे जाता है, तो ये -7 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये भी जस्ट अपोजिट ही रहेगा। ओके, तो इसका डोमेन क्या होगा? ये भी एनी रियल नंबर होगा, और रेंज भी क्या होगा? ये भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, तो इसीलिए इसका रेंज भी z है। अब देखेंगे सिग्नम फंक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे? f ऑफ x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x डिवाइडेड बाय x इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसको हम बोलेंगे सिग्नम फंक्शन। और इसको में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर x ग्रेटर देन 0 होगा, तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या होगा? x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो क्या होगा? +1 होगा। x इक्वल टू 0 है, तो ये हो जाएगा 0, और x लेस देन 0 है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -1। तो इसका ग्राफ ऐसे होगा। तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका? डोमेन R, और इसका रेंज क्या रहता है? देखिए, -1, 0 और 1, सिर्फ ये 3 नंबर है, -1, 0 और 1। रेसिप्रोकल का मतलब आपको पता है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? सपोज 5 नंबर है, 5, उसका रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/5। ठीक उसी तरह अगर एक फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं 1/x, इस तरह रिप्रेजेंट करते हो, इसको हम कहेंगे रेसिप्रोकल फंक्शन। तो रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है? ओके, ये होगा y इक्वल टू 1/x। तो इसका डोमेन रेंज सेम ही रहेगा। देखिए यहाँ पे 1/x है, हमें पता है एक रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता। 0 को छोड़ के बाकी सारे नंबर हो सकता है। तो एनी रियल नंबर हो सकता है, किसको छोड़ के? 0 को छोड़ के। तो इसलिए मैं r-0 लिख रहा हूँ। और रेंज भी ठीक उसी तरह होगा, r-0, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0। स्क्वायर का मतलब तो पता है आपको। अगर एक फंक्शन है f ऑफ x, दैट इज f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर, ये हम
स्क्वायर फंक्शन बोलते हैं। इसका ग्राफ ऐसे होता है, जस्ट लाइक अपवर्ड पैराबोला। ओके, सो इसका डोमेन क्या है, एनी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन रेंज क्या है, देखिए अगर हम एक नंबर को स्क्वायर करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आता है, तो इसीलिए इसका रेंज क्या है, r प्लस दैट इज 0 टू इन्फाइनाइट। सो क्यूब फंक्शन क्या है, सपोज एक फंक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स क्यूब, दैट इज कॉल्ड क्यूब फंक्शन, और इसका ग्राफ ऐसे रहता है y इक्वल टू एक्स क्यूब। ओके, तो इसका डोमेन क्या है, इसका भी डोमेन है एनी रियल नंबर, और रेंज क्या है, ये भी 0 से इन्फाइनाइट रहता है।